Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is all about top 50 quant shortcuts for snap exam. Guys, ये 50 shortcuts आपको बहुत हेल्प करने वाले एग्जाम स्नैप एग्जाम है बिकॉज हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। काफी लोग का पिंग आ रहा था रिगार्डिंग दिस, तो हमने सोचा एक वीडियो अपलोड करते हैं। एंड जिस तरह का पेपर 6 दिसंबर को आया है, अगर वैसा पेपर आ गया तो आपको बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से दिख जाएं। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस वीडियो को हाइप जरूर कर देना गाइस, क्योंकि हाइप करने से बहुत लोग को हेल्प हो जाएगी बिकॉज वीडियो रीच होगा। क्योंकि काफी लोग का कैड इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग का ये स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड प्रैक्टिस होती रहती है। प्लस गाइस हम लोगों ने एनमैट स्नैप के लिए एक इनिशिएटिव लिया है रेडिट कम्युनिटी का, जहाँ पे गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। एनमैट स्नैप ओमेट्स के नाम से ये जो रेडिट कम्युनिटी, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं और मेरे हम लोग के जो मेंटर्स हैं, ठीक है, वो सब आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि स्कोर्स आने के बाद काफी कंफ्यूजन रहता है रिगार्डिंग कॉलेज एंड जीडीपीआई वगैरह, तो यहाँ पे आपको सब हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर चाहे एनमैट हो, स्नैप हो, सीमैट हो, सीईटी हो, ठीक है, तो उसको कर लेना ज्वाइन। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इफ ए टेक्स 8 hours मोर देन टाइम टेकन बाई बोथ ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, बी टेक्स 18 hours मोर देन टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाई बोथ ऑफ देम टू वर्क टुगेदर। तो कैसे वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ दोनों लोगों को साथ में काम करने में टाइम लगता है x hours, ठीक है, जब ए एंड बी दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो उनको मिल के टाइम लगता है x hours। अब क्या बोला गया है, ए को अकेले जो टाइम लगता है कितना है वो x से 8 ज्यादा, ये तो बोला गया है। ए टेक्स 8 hours मोर देन टाइम टेकन बाई बोथ। और बी का क्या है, बी है x+18, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीका, फिर इसका 5 सेकेंड्स का शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए एंड बी आ गया, अगर इसको सॉल्व करो तो क्या करोगे, ए का 1 डे का वर्क कितना होगा 1/x+8, बी का 1 डे का वर्क कितना होगा, ये होगा दोनों का 1 डे का वर्क इंटू x days = 1, ये होना चाहिए। तो यहां से आपको x मिल जाएगा आराम से सॉल्व करोगे तो, ठीक है। बट यहां से x मिल जाएगा आराम से, एक बार x की वैल्यू आ गई तो आप a का अकेले पूरा टाइम निकाल लोगे, b का भी निकाल लोगे। बट गाइस आपको ये नहीं करना एग्जाम, कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है जहां पे a इज टेकिंग सम टाइम मोर देन बोथ एंड b इज टेकिंग सम टाइम मोर देन बोथ। सपोज करो a इज टेकिंग 8 hours मोर देन बोथ एंड b आवर्स, तो उस केस में फॉर्मूला होता है √ab। √ab किसका फॉर्मूला है, टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू वर्क टुगेदर, √ab। जैसे इस क्वेश्चन में सीधे आपका आंसर आ जाएगा √8 × 18। 8 × 18 कितना होता है 144, दैट इज 12। तो यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू 12 आ गई, मतलब टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टू वर्क टुगेदर 12 आ गया। ठीक है, एक बार आपने यहां से शॉर्टकट से 12 निकाल लिया, ए आ जाएगा कितना 20, बी आ जाएगा 30। तो आंसर इससे भी आएगा, बट जिसको ये पता है उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पैटर्न याद रखो, ये पैटर्न अगर माइंड में रखोगे क्वेश्चन टाइप तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल में, किसी तरह का भी ट्रायंगल होगा, इस नॉट इक्विलेटरल कोई भी ट्रायंगल, अगर इसमें 3 मीडियंस में ड्रॉ करूं, 3 मीडियंस, ए एम, बी डी एंड सी पी, तो गाइस याद रखना किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियंस मिलके 6 ट्रायंगल्स क्रिएट करते हैं, और वो सारे सारे ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। सबका एरिया मैं मान लेता हूँ ए, ये प्रॉपर्टी याद रखो। भाई स्नैप में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो इसने इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया, बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू अनशेडेड रीजन, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 2a हो गया शेडेड, अनशेडेड हो गया 4a, सीधे आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो ये तो होना ही चाहिए यार। प्लस जो सेंट्रॉइड होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये किसी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं इंटरसेक्शन ओ है, तो आप बोलोगे AO अपॉन OM की लेंथ 2/1। ठीक है, ये चीज माइंड में होनी चाहिए। अब देखो अपोलनेस थ्योरम क्या होती है, कभी भी आपको लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी हो,
ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए अपोनेंस थ्योरम। मान लो कोई ट्रायंगल आपका है, इस ट्रायंगल में ए बी सी, ठीक है, एक मीडियन मान लो है एम। तो गाइस देखो अपोनेंस थ्योरम क्या बोलती है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन की लेंथ का स्क्वायर प्लस आइदर दिस स्क्वायर बी एम स्क्वायर और बी एम सी स्क्वायर। क्योंकि बी एम और एम सी बराबर होंगे ना गाइस, मीडियन सामने वाली लाइन को इक्वली डिवाइड करती है, तो बी एम एम सी बराबर होगा, तो यहाँ पे आप बी एम ले सकते हो। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, जिस वर्टेक्स से मीडियन आ रही है उससे टचिंग साइड्स ए बी एंड ए सी, इनका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, ए एम स्क्वायर प्लस आइदर बी एम स्क्वायर और एम सी स्क्वायर। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप लेंथ ऑफ मीडियन आराम से निकाल सकते हो। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर मान लो कोई आपका ऐसे एक लाइन है जो ए को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल थीटा थीटा बना रही है, सपोज करो ए डी इज ए बाइसेक्टर। तो कैसे याद रखना, अगर ऐसा केस है तो ए बी अपॉन ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। सिंपल सी बात क्या हो सकता है, जैसे मान लो एग्जाम में आपको दे दिया ए बी इज 4 एंड ए सी इज 5, बी डी इज 6, फाइंड डी सी। तो आप क्या करोगे, सीधे 4/5 इक्वल टू 6/, डी सी, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और गाइस इसका एक तरीका और है, एक एक रिलेशन और है इसका, लेंथ ऑफ द दिस लाइन ए डी विच इज बाइसेक्टिंग द एंगल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए डी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। गाइस कुछ बुक्स में यहाँ पे रिलेशन गलत दिया हुआ है, बट ये रिलेशन सही है। ए डी स्क्वायर जो होता है, ठीक है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। ये रिलेशन याद रखना, कई बार होता है लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर पूछ लेगा आपसे, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। बाकी ये रिलेशन आपको आना चाहिए। ट्राइपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, किसी भी ट्राइपेजियम में ए बी सी डी एक ट्राइपेजियम है और ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, अगर आपको गाइस ये एरिया P1 दिया है, ये एरिया P2 दिया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए गाइस ट्रापेजियम में ये जो एरियाज होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको सिर्फ P1 P2 दो एरियाज अगर दिए हो ना, तो आप पूरे ट्रापेजियम का जो एरिया होता है वो बेसिकली कैसे आता है, ये आपका होता है P1 प्लस P2 प्लस 2 टाइम्स √P1 P2। एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकाल सकते हो। मतलब मैं अगर बोल दूं कि इस ट्रायंगल का एरिया P1 है, इस ट्रायंगल का एरिया P2 है, और आपको पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, आप क्या करोगे, P1 प्लस P2 प्लस 2 टाइम्स √P1 P2। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, √P1 प्लस √P2 का स्क्वायर, वही चीज है ये। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये आपका सपोज करो 16 है और ये आपका 9 है, 16 का रूट प्लस 9 का रूट कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 स्क्वायर इज 49। ट्रापेजियम में लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू क्या होता है, कोई भी अगर ट्रेपेजियम आपका है ए बी सी डी, ठीक है, एक मान लेते हैं पी क्यू एक लाइन है, यहाँ पे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और लेंथ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ पी क्यू हो जाएगी ए बी प्लस सी डी बाई 2। याद रखना, पी क्यू लाइन जो है यहाँ पे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अगर ऐसा है तो पी क्यू जो लेंथ होगी वो होगी ए बी प्लस सी डी बाई 2। ठीक है, ये चीज माइंड में रखना। ठीक है, डायगोनल प्रॉपर्टीज क्या है, किसी भी ट्रेपेजियम में, कोई ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, और ये आपके अगर डायगोनल्स हैं तो डायगोनल्स में रिलेशन क्या होता है, एक्चुअली जो आपके दो ट्राइंगल्स बनते हैं ना ए ओ बी एंड डी ओ सी, ये दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, इस वजह से ऐसा होता है यहाँ पे ए ओ अपॉन ओ सी
AO अपॉन OC मस्ट बी इक्वल टू BO अपॉन OD मस्ट बी इक्वल टू AB अपॉन CD। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। AO अपॉन OC मस्ट बी इक्वल टू BO अपॉन OD मस्ट बी इक्वल टू AB अपॉन CD। ठीक है। इसमें एक चीज और याद रख लो, अगर मान लो PQ आपकी पास हो रही है इंटरसेक्शन से डायगोनल की, PQ इज ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, और ये आपका AB है, ये आपका CD है। उस केस में PQ की लेंथ होती है 2 टाइम्स AB इंटू CD अपॉन AB प्लस CD। ये होती है लेंथ। PQ लेंथ क्या होगी? 2AB इंटू CD अपॉन AB प्लस CD उस केस में। सर्कल्स टू टेंजेंट प्रॉपर्टी, कोई सर्किल अगर है, ठीक है, ये टेंजेंट अगर आपका है, ठीक है, तो गैस याद रखना है आपको, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, ठीक है, और काफी सिमेट्री फिगर है। ये आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा, ये आपका वाई होगा, ये भी आपका वाई होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये आपका जो भी एंगल होगा, ये पूरा एंगल जो होगा और ये एंगल जो होगा, इनमें रिलेशन, इनका एडिशन क्या होगा? 180 होगा। क्योंकि गाइस एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, मतलब ये मान लेते हैं, ये वाला एंगल अगर P है, ये एंगल Q है, तो आप क्या बोलोगे? एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं कि ये पूरा एंगल अगर 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? पूरा एंगल 180 माइनस 60, 120। ठीक है, तो याद रखना है चीज। अब इसी में गाइस कुछ सर्कल्स की बात हो ही रही, तो कुछ और बातें कर लो। सर्कल में बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी कॉर्ड होता है आपका, जो सेंटर से अगर एंगल बना रहा है थीटा, तो उसी सेगमेंट में एंगल कितना बनाएगा? थीटा/2। सरकमफ्रेंस से एंगल बनाएगा थीटा/2। ठीक है, सेगमेंट वही होना चाहिए, सेगमेंट वही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज माइंड में रखो। मतलब ये आपका जो कॉर्ड है, ये आपका मेजर सेगमेंट है, और नीचे वाला आपका माइनर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट में सेंटर बन रहा है, तो मेजर सेगमेंट में ही एंगल आधा बनेगा, थीटा/2, थीटा/2, थीटा/2। मतलब कहने का क्या है, अगर यहां से एंगल बन रहा है 120, तो ऊपर वाला एंगल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इसका आधा, 120 का 60। अब गैस अगर मैं ऐसे बोलूँ नीचे वाला एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल। तो गैस ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, PQRNS। ठीक है, तो अगर 60 ये है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 60 है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। कभी भी अगर माइनर सेगमेंट में एंगल बनाना हो, नीचे एंगल बनाना हो, तो आप क्या करोगे? पहले ऊपर एंगल निकाल लो, उसके बाद अपोजिट एंगल सम 180 होता है, वैसे कर लोगे। कॉल रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई सर्किल है, ये आपका P है, तो AP इंटू PB मस्ट बी इक्वल टू CP इंटू PD। बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपसे। ठीक है, बिल्कुल आने के चांसेस हैं। आपको AP दे देगा, PB दे देगा, CP दे देगा, बोलेगा PD निकालो, बस। तो याद रखना कि जहां पे दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं, AP इंटू PB मस्ट बी इक्वल टू CP इंटू PD। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल किसका है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल से अगर ऐसे 90 जाता है, ये ऑल्टीट्यूड D, लेंथ ऑफ BD जो होती है, याद रखो, लेंथ ऑफ BD आपका कैसे निकलेगा? ये आपका होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपो। ये कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जहां से है, वहां से कोई लाइन ऑल्टीट्यूड बना रही हो, और आपको BD की लेंथ निकालनी है, तो BD आपका होता है AB इंटू BC अपॉन AC। ठीक है। इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, इन रेडियस सरकम रेडियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल में अगर बात करूं,
अगर आपको एंड रेडियस आर दिया है, सर्कम रेडियस दिया है मान लो कैपिटल आर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका होता है आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होता है 2 आर प्लस 4 आर। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में है ये चीज। कभी भी आपको स्मॉल आर कैपिटल आर दिया हो और आपको एरिया ऑफ राइट एंगल निकालना हो या पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल, तो ये आपके फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए आपके हमेशा। और गाइस किसी भी रैंडम ट्रायंगल में, अब मैं बात कर रहा हूँ किसी भी रैंडम ट्रायंगल में, अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर निकालना है तो वो आपका ऐसा होता है आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर क्या होता है आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर, ठीक है। ये किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा हैवी है, मतलब इसका डेरिवेशन बहुत लेंदी है, ठीक है, बट एग्जाम में हो सकता है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। एरिया जब मीडियंस आपको गिवन है, मान लेते हैं 3 मीडियंस हैं ए बी एंड सी, और तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में मीडियंस आर गिवन, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस होता है a+b+c/2, ठीक है। क्या होता है एस a+b+c/2, बट यहाँ पे ए बी सी आर नॉट द साइड्स, दीज आर द मीडियंस, ठीक है, इसीलिए 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वैसे तो आपका हीरोज फॉर्मूला लगता, ठीक है, यहाँ वहां पे ए बी सी की साइड्स होती, बट अगर एरिया और ट्रायंगल पूछ रहा है और मीडियंस गिवन है तो आपका फॉर्मूला ये हो, ठीक है। 4/3 मल्टीप्लाई कर दो, बस फॉर्मेट सारा वही है, बस यहाँ पे ए बी सी मीडियंस हो जाएंगे एंड एस इज द सेमी मीडियन सम ऑफ, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ab आपको दिया गया हो कभी, और रेशियो 11 टर्म का निकालना हो, डायरेक्टली यहाँ पे 11 मत रखना, आप n को रखोगे क्या, लेट n इक्वल टू 2m-1, और m आपका हो जाएगा 11, दैट इज 21। तो याद रखो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कभी भी ये कोई सीरीज हो दो एपीज की जो सम ऑफ n टर्म्स तक जिनका रेशियो दिया हो, और आपको 11th टर्म का रेशियो निकालना है nth टर्म का, तो n को डायरेक्टली 11 मत रखना, n आपका होगा 2m-1, वेयर m इज द गिवन नंबर जो गिवन है, 2 × 11-1, समझ रहे हो बात, ये आपका उस केस में हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू एपीज। कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं किसी भी एपी में, गैस कॉमन टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है ये देखो पहले। अब जैसे पहली एपी में क्या हो रहा है 3 7 11, यहाँ पे डिफरेंस 4 4 का है, ठीक है। 11 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, 19 आएगा, 23 एंड सो ऑन। सेकेंड एपी क्या है 2 9 16, 7 7 का कॉमन डिफरेंस है। अब देखो फर्स्ट कॉमन टर्म 23 आया, तो आपने पहला कॉमन टर्म निकाला 23 आ गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा कॉमन सीरीज का, तो क्या इसके लिए क्या करना होता है, पहली सीरीज का डिफरेंस 4 है और दूसरी सीरीज का डिफरेंस 7 है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो कॉमन सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकलता है दोनों सीरीज के इंडिपेंडेंट डिफरेंसेस के एलसीएम से, ठीक है। तो ये आएगा आपका 28, तो ये आपका आ गया डी, ए आपका 23 आ गया, डी आपका 28 आ गया। अब आपको टीएम क्या है, अब देखो लास्ट कॉमन टर्म क्या हो सकता है दोनों सीरीज में, मैक्सिमम ये या इससे छोटा। तो आप इतना करोगे बस, टी एन मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 407, यहाँ पे आ जाएगा a+n-1 इंटू डी, 23 प्लस, ठीक है, ये आपका आ गया 28n-, तो n स्मॉलर देन इक्वल टू 412/28। इसको आप कट करो, 4 7 जा, ये आपका आएगा कितना 103 आ रहा है, 7 से कटो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 14.x6 कुछ आ रहा है, n स्मॉलर देन 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली n क्या हो सकता है बड़ा से बड़ा 14, तो आप बोलोगे इसमें 14 टर्म्स कॉमन होंगे, n आपका सीधे 14 आ गया। पहला कॉमन टर्म आपको लेना है,
फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है एलसीएम का, उसके बाद आपको कर देना है। ट्रायंगुलर सीरीज क्या होती है गाइस? कोई भी ऐसी सीरीज, यहाँ पे हम प्योर ट्रायंगुलर सीरीज की बात कर रहे हैं वैसे। 1+3+6+10+15, मतलब ये जो सीरीज है ऐसी है, 1+1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+4+5। अगर एग्जैक्टली ऐसी सीरीज आती सेम, ठीक है, ये एक्चुअली डबल डिफरेंस सीरीज है। यहाँ पे ये सीरीज एपी में नहीं है, बट इनके डिफरेंसेस जो हैं 2, 3, 4, ये एपी में। तो ये बेसिकली डबल डिफरेंस सीरीज है। बट मैं एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस केस में आपका टीएन क्या हो जाएगा? n × n+1/2, ठीक है। और यहाँ पे समेशन क्या हो जाएगा? n × n+1 × n+2/6, ये आपका हो जाएगा समेशन। याद रखना है चीज, ठीक है। हो रहा है क्लियर? ठीक है, मतलब अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है तो आप समेशन ऑफ एन टर्म्स ऐसे निकाल सकते हो, और टीएन आपको ऐसे मिल जाएगा। वरना फिर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको टीएन को एज्यूम करना पड़ता है an² + bn+c, ठीक है। क्वाड्रेटिक एज्यूम करनी पड़ती है एन टर्म की। समेशन ऑफ सीरीज, कभी भी दो दो टर्म्स ऐसे रिपीट हो रहे हो, दो दो टर्म्स में एक ही टर्म 3 × 5, 5 × 7 ऐसे, तो ऐसे केस में क्या करोगे? लास्ट टर्म उठाओ पहले आप, और जिस गैप से उसी गैप से बढ़ा दो एक, ऐसे बढ़ गया, माइनस, इसको उठाओ और इसी गैप से कम कर दो, अपॉन, ये क्या आ रहा है? ऊपर टर्म्स कितने हैं? 3, और गैप कितने का है? 2 का। 2 2 का गैप है ना, 3 टर्म्स है। ऊपर जितने टर्म्स होंगे एक तरफ, 3 3, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 15 में 2 से बढ़ाया, 3 5 में 2 से कम किया, ठीक है। और ऊपर टर्म्स 3 आ रहे हैं, 3 लिख दिया, और गैप जितने को उतना लिख दिया, तुरंत आपका आंसर आएगा अगर आप ये करते हो, ठीक है। A sum of money at compound interest triples in 4 years. After how much time will it become 81 times of itself? कभी भी सीआई का केस हो, शॉर्टकट देखो क्या है, ट्रिपल बोल रहा है, ट्रिपल्स इटसेल्फ। तो आप क्या करोगे? आप बस इतना कर दो, 3 की पावर को बराबर कर दो, जो सेकंड वाला केस में जो टाइम्स है 81 के, तो एन यहां से क्या आ गया? 4 आ गया। एक बार एन जो 4 मिला, इसको मल्टीप्लाई कर दो वापस, 4 × 4 16। तो आपको सेकंड वाले केस में ईयर मिल जाएंगे। तो पहले वाले केस में जो टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स ट्रिपल है, तो सम द टाइम्स की पावर एन मस्ट बी इक्वल टू दूसरे वाले का टाइम्स। एन मिलेगा 4, जो 4 आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 16 आ जाएगा। पॉलीगन्स के केस में देख लेते हैं कुछ काम की बातें। पॉलीगन्स का ठीक है, हमने शायद आगे भी कराया है क्या? तो पॉलीगन्स के केस में बेसिकली अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन के क्या होते हैं, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल कोई रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है? 180 - 360 डिग्री/n। ये क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल होता है। और सम क्या होता है? सम होता है 180 × n - 2, मतलब इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिलेगा, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल ईच क्या होता है? 360/n। टोटल क्या होता है? 360 होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप एरिया ऑफ पॉलीगन अगर निकालना है रेगुलर पॉलीगन, ये होता है Na² / 4 कॉट ऑफ 180/n। यहाँ पे n होती है नंबर ऑफ साइड्स, अगर हेक्सागन है 6 हो जाएगा। ए इज व्हाट? ए आपका हो जाएगा साइड की लेंथ। हेक्सागन में एक साइड की लेंथ क्या है? कोई भी है, तो ए इज द साइड लेंथ, एंड कॉट 180/n, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो गाइस, हेक्सागन के केस में अगर आप n को 6 रखो तो क्या आएगा? 6/4 3/2, 3/2 A² × cot 30, 3√3/2 होता है। तो हेक्सागन का एरिया क्या आता है? ऐसे रटा होना चाहिए आपको, 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपको रटा होना चाहिए हेक्सागन का एरिया, काफी काम का है, ठीक है। ये आ गया हेक्सागन का एरिया। और गाइस यहाँ पे एक चीज और देख लो, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे? n × n - 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में होते हैं n × n - 3/2 पॉलीगन डायगोनल्स।
एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू एन। अगर गाइस मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू एन दिया है और आपको एरिया पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। मतलब n अगर 4 है तो 2 × 4 स्क्वायर। अब गाइस इसमें ध्यान देना कि x के अंदर कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो उससे फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका तब भी वही रहेगा, 2 × n स्क्वायर। अंदर हमने -50 किया प्लस n, बिकॉज बाउंडेड रीजन वही रहेगा। दूसरी चीज, अगर आगे मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, a मॉड x प्लस b मॉड y इक्वल टू n, अगर मैं अब एरिया निकालूं तो ये होगा 2n स्क्वायर अपॉन a × b। अगर आगे कोई कॉन्स्टेंट्स ऐड है, लगे हुए हैं, तो नीचे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, a मॉड x प्लस b मॉड y स्क्वायर टू n का एरिया क्या हो जाएगा, 2 × n स्क्वायर अपॉन a × b। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं किसी भी नंबर के। जैसे हमारे कोई नंबर दिया है 2 की पावर 5 × 3 की पावर 3, तो प्राइम की पावर्स क्या है, 5 and 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, पावर +1 इंटू पावर +1। वैसे तो 24 फैक्टर्स आएंगे। प्रॉपर फैक्टर्स के केस में क्या होता है, प्रॉपर फैक्टर्स इज टोटल फैक्टर्स -1। तो प्रॉपर फैक्टर आ जाएंगे 24 - 1, दैट इज 23। ठीक है, तो कभी भी आपको नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स एन निकालने हो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें guys एक चीज और समझ लो। मान लो आपसे बोले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो उस केस में क्या करना है आपको, पहले प्राइम की पावर कर लो, उसके बाद पावर/2 +1, इसका इंटीग्रल पार्ट बस। पावर/2, यहाँ पे तो खैर सारी पावर सी बने तो इंटीग्रल पार्ट ही आएगा। पावर/2 +1, तो ये आ जाएगा आपका 6 × 3 × 4। मतलब पावर/2 +1, पावर/2 किया +1 कर दिया। मान लो यहाँ पे अगर 9 होता तो 9/2 4.5 +1 5.5, आप सिर्फ 5 लेते। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया गया, मतलब मान लो 5.5 है कोई चीज तो वो 5 ली जाएगी। ठीक है, SI CI का डिफरेंस फॉर 2 and 3 years। तो गैस 2 साल के लिए क्वेश्चन आ चुका है 6 दिसंबर स्लॉट में। 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, SI CI का डिफरेंस होता है, CI हमेशा बड़ा होगा SI से, तो ये होता है P × R/100 का स्क्वायर। आपको डिफरेंस देगा, आपको रेट दे देगा, P निकालना होगा। 3 साल के केस में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P × R/100 का स्क्वायर ब्रैकेट में 3 + R/100। ये 3 + R/100 अलग है। ठीक है, ऐसे। तो जो इसमें रहता है वो तो रहता ही इसमें, बस एक्स्ट्रा ये आ जाता है। स्लोप ऑफ ए लाइन, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या होती है, जैसे मान लो कोई आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और एक कोऑर्डिनेट दिया है आपको x2 y2। कभी भी आपको स्लोप निकालनी हो, पहली बात स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। ठीक है, पता चला आप पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ लिए, नाम नहीं पता था, ऐसा हो जाता है, आ चुका एग्जाम में। तो x1 y1 x2 y2, अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए, स्लोप निकालने क्या निकलेगा, स्लोप निकलती है गैस y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, ये आपकी निकलती है स्लोप, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों। अगर मान लो कोई लाइन है आपकी ax + by + c = 0, कोई लाइन, तो स्लोप कैसे निकलती है, बेसिकली सीधे आप कर दो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव वाला पार्ट -a/b। एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इस इक्वेशन से हमेशा इक्वेट करते हैं, y = mx + c से इक्वेट करते हैं, और x के आगे जो कोफिशिएंट होता है, जब y के आगे कुछ ना हो, तो ये आपका स्लोप होता है। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे इस तरह में, तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को अगर आप y = mx + c में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा ये, by = -ax - c, y हो गया -a/bx -c/b। तो x के आगे क्या आ रहा है, -a/b। तो आप ये याद रखो, किसी भी स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालनी है, x/y का कोफिशिएंट नेगेटिव वाला। ठीक है, ऐसे आपकी स्लोप आराम से निकल आएगी। गाइस कभी कोई इक्वेशन दी आपको fx में, सिर्फ एक इक्वेशन दी है, जैसे यहाँ पे दी है 2f(x
प्लस 4 टाइम्स f1/x इक्वल टू 3x+2। और यहां से अगर आपको प्रॉपर fx निकालना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, तो f2 तब निकाल पाओगे जब fx प्रॉपर निकाल पाओगे इस इक्वेशन के टर्म में। तो ऐसे केस में क्या करना होता है आपको, पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बता रहा हूँ बस। x f1/x है, अब क्या करो, x को रिप्लेस कर दो अगेन 1/x, तो ये आ जाएगा, हमने x को 1/x से रिप्लेस किया, हर जगह रिप्लेस होगा, यहाँ पे भी x 1/x आ जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, दो इक्वेशन आ गई हैं f(x/f1/x) में। आप चाहो तो fx को a मान लो एंड f1/x को b मान लो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल टू समथिंग ये, एंड दूसरा हो जाएगा 2b प्लस 4a इक्वल टू समथिंग। आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन, आपको fx मिल जाएगा x के टर्म्स में, फिर आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Guys, after striking a floor, a certain ball rebounds 4/5 of the height from which it has fallen. Guys, अगर कोई बॉल है, किसी हाइट से अगर फॉल हो रही है, यहाँ पे 120 दी गई है, ठीक है, बोला जा रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 120 मीटर्स। तो गैस बॉल ऐसे करेगी, ठीक है, और रुक जाएगी। तो ऐसे केस में याद रखो एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपका होता है हाइट, इनिशियल हाइट इंटू, ये आपका 4/5 है, सपोज करो ये आपका m/n हो, h इंटू मॉड ऑफ m+n/m-n। मतलब इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, मॉड मैंने क्यों लगाया, बिकॉज नेगेटिव नहीं आ सकता, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 120 इंटू, अब 4/5 में ऐड करो 4+5 दैट इज 9, और 4 एंड 5 का डिफरेंस क्या आएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1080, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। वैसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो सकता है। टू गन्स वर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, बट ए पर्सन इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस hears a second shot 10 minutes after the first. The speed in kilometer per hour. Suppose the speed of the speed travels at 330 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पे साउंड ट्रेवल्स एट, साउंड की स्पीड है ये, ठीक है। तो क्या देखो इसका एक शॉर्टकट भी है, आपको सिंपल सा क्या करना होता है, यहाँ पे दो गन फायर की गई हैं 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स पे इंटरवल पे, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ट्रेन अपने स्टॉप पे ही होती, तो स्पीड, साउंड की स्पीड को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगता, 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 330 इंटू, मतलब यहाँ पे राइफल है, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, मान लो अभी चल नहीं रही है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 330 इंटू 10 मिनट्स 30 सेकेंड, दैट इज 600 सेकेंड्स प्लस 30, ये डिस्टेंस हो गई। अब गैस इन लोगों को ये मीट कर रहे हैं 10 मिनट्स में, मतलब डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड ये है, स्पीड ऑफ ट्रेन टी मान लो, इक्वल टू कितना है, 10 इंटू 60, बस आपको टी निकालना है, ये कितना आ जाएगा, 333 इंटू 63 इक्वल टू 330 इंटू 6, ठीक है, प्लस 60। अब ये वहां भेज दो, तो भेजोगे वहां पे तो क्या हो जाएगा, 33 कॉमन हो गया, ये आपका आ जाएगा 33 इंटू 3, तो टी आ गया 33/2, ये आपका सेकेंड्स में आया अभी, ठीक है। पर हमको अ, ये हमारी स्पीड है ट्रेन की, अब इसको हमको वो करना है 33/2 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपका आंसर है, समझ रहे हो। अब गाइस देखो इसका शॉर्टकट क्या है, ध्यान देना हमेशा, इसका शॉर्टकट ऐसा होता है कि जो गैप होता है 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स, एंड 10 मिनट्स में गैप कितना है, 30 सेकेंड्स का है, तो आप बस इतना कर दो, स्पीड ऑफ साउंड इंटू गैप इक्वल टू, ये जो प्रॉपर 10 मिनट्स है, टाइम 10 मिनट्स इंटू 60, मतलब 600 सेकेंड्स इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन, इतना लिख के आओ एग्जाम में आप। इनके बिटवीन का जो गैप है, ये गैप इंटू स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ये डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ट्रेन की डिस्टेंस,
तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर वही आएगा इसमें। टी वही आएगा आपका 333/2, जो पहले आ रहा था, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट देखो, दो आर्टिकल्स अगर सेम प्राइस में सेल किए जा रहे हैं, पहले आर्टिकल में उसको X% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में उसका X% का लॉस हो रहा है, तो ऐसे उसको हमेशा लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? X²/100 का लॉस होगा उसको। मतलब अगर 10% प्रॉफिट 10% लॉस है, तो उसको हमेशा क्या होगा? 10²/100, उसको हमेशा -1% का लॉस होगा। कब होगा? जब दो आर्टिकल सेम प्राइस में सेल कर रहे हैं। अगर दो आर्टिकल सेम प्राइस में आप खरीद रहे हो, कॉस्ट प्राइस आपकी है, तो उस केस में उसको नेट प्रॉफिट लॉस जीरो होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सेलिंग प्राइस में X²/100 का हमेशा लॉस होगा। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गाइस, हम लोग का 10 दिसंबर आज से बैच स्टार्ट हुआ है सीमैट सीटी का। एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, सारी वैरायटी सब कुछ कवर करना है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। प्राइसिंग देख के लगेगा ये क्रैश कोर्स है, बट एक्चुअली इट इज ए कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग GDPI। कोई अगर मेरे साथ मेरे कहने पे चलेगा तो 100% उसका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स 99.97 तक आ चुका है, 99.98 वगैरह। चलो, टू बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट एंड्स P and Q एट द सेम टाइम and move towards each other with the speeds S1 S2। बहुत बढ़िया वैरायटी, 3 बार कैट में आ चुका है। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, ये लोग मिले कहीं पे, ठीक है। मिलने के बाद, जो ये मान लो ए बंदा है जिसकी स्पीड S1 है, बी बंदा है, ये लोग मिले, मिलने के बाद ए को टाइम लगता है मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में T1, और बी को टाइम लगता है T2। तो ये T2 T1 क्या है? मिलने के बाद के टाइम से। क्योंकि मिलने के पहले के टाइम दोनों के सेम ही होंगे ना। सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, तो मिलने के पहले टाइम सेम होंगे, मिलने के बाद के टाइम। तो उस केस में क्या हो जाएगा? दो रिलेशन याद रखो। मीटिंग टाइम इक्वल टू होता है T1 × T2, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। दूसरा होता है S1/S2 मस्ट बी इक्वल टू √of T2/T1। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे T1 T2 आर द मीटिंग टाइम्स, आप मीटिंग के बाद के टाइम्स। ठीक है, एंड T इज द मीटिंग टाइम। ये दोनों फॉर्मूलेज आपके माइंड में होने चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर निकालनी है 2 की पावर 60 में, तो आप क्या करोगे? आपको बस इसका लॉग लेना है बस, +1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब लॉग ऑफ 2 की पावर 60, यह आता है 60 log 2 +1। log 2 मेरे ख्याल से 0.301 कुछ होता है, तो 18 पॉइंट समथिंग +1 कितना आया? 19 पॉइंट समथिंग आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 19 लेंगे। तो कभी भी नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे आपसे किसी बड़ी पावर में, तो लॉग लीजिए उसका, +1 करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मतलब एक तरह से log 2 की पावर 60 +1, इसको सॉल्व करने में जो भी इंटीजर आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट, वो आपका आंसर है। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस। अब गैस, ऐसा नंबर जो होगा, इसमें आपका ये नंबर 1 से छोटा है, तो ये नंबर इस तरह का कुछ होगा, 0.000004 5 मान लो। तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि डेसिमल के बाद एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले कितने जीरोस हैं, आपसे वो पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए भी आपको लॉग ही लेना है, और ये तो और इजी है, आपको सिर्फ लॉग लेना है इसका। जो भी नंबर दिया इसका लॉग लो, और ऐसे केस में लॉग हमेशा नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही होगी, सपोज करो -62.xx आ रही है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू होगी, कुछ करना ही नहीं है। 62 विल बी द आंसर। वहां तो +1 करते थे, यहाँ +1 वगैरह 1 वगैरह कुछ नहीं करना, सीधे आप 62 ले लो, वो आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो बात? तो लॉग लिया, जो भी इंटीजर है नेगेटिव से इग्नोर करो, वो आपका आंसर है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नंबर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड क्यूरियस नंबर्स। तो कैसे वो 1 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल आपका 145 होता है, और 1 क्यूब +5 क्यूब +3 क्यूब आपका 153 होता है। ठीक है, याद रखना है चीज। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे आप 125 27, ये दोनों चीज याद रखना, कि अगर A फैक्टोरियल +B फैक्टोरियल +C फैक्टोरियल ABC है, तो नंबर ये होगा।
इसको बोलते हैं क्यूरियस नंबर। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स इन ए सर्कुलर ट्रैक। गाइस कोई भी सर्कुलर ट्रैक में अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स बोले जाए, दो लोग अगर ए एंड बी हैं रनिंग इन ए सर्कुलर पाथ सच दैट स्पीड ऑफ ए इज पी एंड स्पीड ऑफ बी इज क्यू। ठीक है, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से। तो गाइस नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होंगे, चाहे वो कितने राउंड भी लगवा लो, वो फिक्स ही रहते हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर रन कर रहे हैं तो पी माइनस क्यू होंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में पी प्लस क्यू होंगे। मतलब मान लो ए की स्पीड अगर 4 है, और याद रखना यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला गया है, अगर ए की स्पीड 4 है एंड बी की स्पीड 12 है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा ये, 4/12 = 1/3। तो सेम डायरेक्शन में मान लो है तो क्या हो जाएगा 3 - 1 एंड अपोजिट में 3 + 1। तो 2 and 4 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। तो स्पीड्स जो होंगी उनको आपको पहले डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, जितना कट सकता है उसके बाद देखना, उसके बाद ऐड करोगे एंड सब्सट्रैक्ट करोगे। गिवन द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम इज 2/3। ठीक है, एंड बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बी की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो है 3/5। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल सॉल्व। गाइस एटलीस्ट वाला केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो आपका एटलीस्ट वाला केस होता है डायरेक्ट शॉर्टकट, 1 - a कॉम्प्लीमेंट × b कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कितना, इसका इनवर्स, बी कॉम्प्लीमेंट इसका इनवर्स, ये आ जाएगा 2/15। ठीक है, दैट इज 13/15। ये आपका आंसर आ जाएगा। और नन ऑफ द टू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, नन वाले केस में सिर्फ ये आंसर आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 2/3 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1/3 × 2/5। ठीक है, ये आ जाएगा 2/15। हो रहा है क्लियर। टोटल नंबर ऑफ ways any number can be written as a product of two co-primes। तो कहते देखो, कोई भी नंबर अगर आपको दिया है तो उसमें आपका ये होता है सीधे आपका आंसर आता है 2 की पावर n - 1। यहाँ पे n आपका पूरा ऊपर n - 1। यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूँ 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 50 इंटू 7 की पावर 112, और आपको बोल दूँ कितने बेस हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज एनी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स। तो आप बस लिखोगे, पावर मैटर नहीं करती, सिर्फ नंबर में जो प्राइम डिस्टेंट कितने हैं? 3 हैं, 3 डिस्टेंट टाइम्स हैं, एन आ जाएगा 3। ये आपका आ गया। और अगर नेमिंग मेंशन है टू कोप्राइम्स एक्स एंड वाई, नेमिंग मेंशन है तो इसका डबल हो जाएगा केस, तो हो जाएगा आंसर 8 उस केस में। ठीक है, तो नेमिंग में केस डबल हो जाएंगे आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप। वैसे कभी भी अगर ऐसा दिया है ना, a sin x प्लस बी कॉस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये होती है -√of a² + b²। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये होती है √of a² + b²। तो यहाँ पे 5 sin x प्लस 12 cos x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जितना कांस्टेंट है उसको रहने दो। 5 sin x प्लस 12 cos x क्या होगा, √5² + 12² माइनस वाला पार्ट, तो ये आएगा -13। इसका आया -13, इसमें 40 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 27 आंसर आ गया। 27 इज द मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या होता, 13 + 40 दैट इज 53, तब आंसर आता है 53। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन है मान लो पी क्यू, एक लाइन मान लेते हैं पी क्यू है पैरेलल टू बी सी, तो गैस ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन ए बी, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। मतलब
ए पी और ये पूरा बराबर है ए क्यू और ये पूरे के बराबर है दिस पी क्यू अपॉन बी सी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ए पी क्यू एंड पूरा ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। और एक रिलेशन और बनता है, आप ऐसे भी कर सकते हो ए पी अपॉन पी बी पूरा, ए पी अपॉन पी बी बराबर होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये भी रिलेशन आ सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? ये 5 दे दिया, ये 7 दे दिया, ये x दे दिया, 12 दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। रिमाइंडर ऑफ ए पॉलिनोमियल कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कोई मान लो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 14x+4, इसको डिवाइड करना है अगर x-1 से और रिमाइंडर निकालना है। गैस किसी बड़े से बड़े पॉलिनोमियल को किसी भी अगर लीनियर इक्वेशन डिवाइड करने करके रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो भी डिविजर है आपका जैसे ये, इसको आप जीरो कर दो पहले। जीरो करके एक्स निकाल दो, एक्स आ गया 1। अब बस इस एक्स को 1 यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी रिमाइंडर निकालना है किसी पोलिनोमियल का, तो जो लीनियर आपका होगा डिविजर उसको जीरो करके एक्स निकालना है, एक्स यहाँ रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1+8+14+4, 18, 19, 19+8 कितना आएगा? 27। ये आपका आंसर आ गया। दो इक्वेशंस हैं आपको, लीनियर इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो कैसे यहाँ पे तीन रिलेशन याद रखो, अगर यूनिक सॉल्यूशंस हैं। मान लो कोई इक्वेशन है आपकी a1x+b1y+c1 = 0 एंड a2x+b2y+c2 = 0। तो गैस अगर इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए रिलेशन आपका होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। रिलेशंस इन्फाइनाइट है। कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन मतलब होता है आइदर यूनिक सॉल्यूशंस और इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो इन्फाइनाइट के लिए ये हो गया। यूनिक के लिए क्या होता है? a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ये होता है यूनिक के लिए। ठीक है। एंड नो सॉल्यूशन आपका कब होता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब आपका होता है नो सॉल्यूशन। तो ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है, और ये आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे हमको कंसिस्टेंट देखना है। हमने देखा कि 12/24 ही मेरा 1/2 है, 4/8 भी 1/2 है, मतलब क्या? इनफाइनाइट सोल्यूशन बन रहा है। ये हो जाएगा आपका a1/a2 इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू 12/24। तो क्या कितना आ गया? क्या आपका आ गया 6। तो इसका आंसर क्या आ गया? वैल्यू ऑफ के कंसिस्ट। अगर मान लो इनकंसिस्टेंट बोलता तो आप नो सोल्यूशन वाला कंडीशन लगाते, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन ये। ठीक है। Find the total number of ways in which 5 boys and 3 girls can be seated such that no two girls are together। तो ऐसे केस में देखो क्या होता है, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर अगर है तो जिस पे कंडीशन होती है उसको छोड़ो। ठीक है। यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 5 बॉयज आपस में कैसे अरेंज होंगे? 5 बॉयज लीनियर में कैसे अरेंज होते हैं? ये आपके होते हैं 5 फैक्टोरियल में। ठीक है। अब ये 5 बॉयज 6 प्लेस बनाएंगे लीनियर में। लीनियर में क्या होता है, एन लोग n+1 स्पेस बनाते हैं, तो ये हो जाएगा सीधे 6 में से कोई 3 जगह निकाल के वहां पे गर्ल्स को अरेंज कर दो। 5 फैक्टोरियल × 6p3 आपका आंसर आ गया। तो जिसपे कंडीशन है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, उनको छोड़ो आप। बॉयज 5 है, पांचों को अरेंज करो। ये 5 बॉयज 6 प्लेस बनाएंगे, उन 6 प्लेस में 3 गर्ल्स को हमको सेलेक्ट करके अरेंज कराना है। तो 6p3 क्यों किया? 6 में से 3 जगह सेलेक्ट करी, वहां पे 3 गर्ल्स को अरेंज भी करना है, तभी पी आया हुआ है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए गैस यहाँ पे क्या होता है, जो आपका बिल्कुल छोटा वाला पार्ट होता है ना, जब भी प्लस लगा हो तो वही डिसाइडर होता है। जैसे यहाँ पे कितने जीरोस होंगे? 2 0। इसमें कितने जीरो होंगे? 100 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अगर 5 से करो, 5 20, 5 4 24। खैर ऐसे मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कभी भी नंबर ऑफ जीरोस एंड में दिखाने हो और बीच में प्लस लगाओ, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है ना वही डिसाइडर होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000 प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 100, और फिर लिख रहा हूँ मैं 10, ऐड करो सबको, 0 1 1 1,
इस पूरे एडिशन में कितने जीरो आए? एक ही आया। क्यों? क्योंकि इस छोटे नंबर में जितने जीरो थे वही डिसाइडर हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी है, प्लस लगाया तो आप 10 फैक्टोरियल विल बी द डिसाइडर। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आएंगे 2। 2 क्यों आएंगे? 10 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो है? 2 जीरो है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। मान लो अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें कोफिशिएंट्स 1 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एन दिया है मान लो, या फिर मान लो ये आर तक जा रहा है पूरा। अगर यहाँ पे आर टर्म से एन तक है, तो पॉजिटिव सोल्यूशन होते हैं गाइस n-1 सी r-1, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव सोल्यूशन क्या होते हैं? n+r-1 सी r-, ये आपके नॉन नेगेटिव सोल्यूशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आपको 10 दिया है और आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे n 10 है, r आपका 4 है, तो 10 प्लस 4-1 सी 4-1, ये आ जाएगा 13c3। 13c3 वेज आपके आ गए। ठीक है। और नो पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में हो जाता है सीधे 10-1 सी 4-1, दैट इज 9c3। पॉलीगॉन का हम लोग एक्चुअली बात कर चुके हैं, तो वही हमको लगा कहीं ना कहीं लिखा था मैंने ये चीज, ये हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। पॉलीगॉन्स वाला केस तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसकी जगह मैं कोई और कंसेप्ट आपको दिखा देता हूँ ज्योमेट्री का, जो आपके शायद काम आ जाए एग्जाम में। ठीक है। तो गाइस मान लेते हैं कोई थ्योरम देख लेते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देख लो, या चलो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम देख लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, बिकॉज ये तो हो चुका है। मान लेते हैं कोई सर्कल है, टेंजेंट है, और ये सीकेंट है, ये पीटी है, ये ए है, कट ये बी है। गाइस याद रखना, कभी भी कोई टेंजेंट और एक सीकेंट अगर ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये रिलेशन होता है PT² इक्वल टू PA × PB। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, PT² इक्वल टू PA × PB। ठीक है। और कभी अगर दो टेंजेंट्स हैं, कभी अगर दो टेंजेंट्स हैं, सॉरी दो सीकेंड्स हैं, सॉरी दो सीकेंड्स हैं कभी अगर, तो ऐसे हो जाएगा PA × PB इक्वल टू PC × PD। ये आपका हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x-1 इज परफेक्टली डिविजिबल। मतलब क्या? इस पूरे पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड कर रहे हैं x-1 से, रिमाइंडर जीरो दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको कैसे निकालना है? रिमाइंडर जीरो है मतलब, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं पूछा, k की वैल्यू पूछ ली गई है। पहला काम क्या करेंगे? इसको जीरो करेंगे, तो x आ गया जीरो, सॉरी x आ गया 1। ठीक है। अब x को 1 यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा? 11 + 16 k +52 = 0। हमने इसको जीरो क्यों किया पूरे? क्योंकि ये जब इससे डिवाइड हो रहा है तो परफेक्टली डिविजिबल, रिमाइंडर जीरो दे रहा है। मतलब जब आप x को 1 यहाँ रखोगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, और ये चीज रिमाइंडर ही तो है। अगर ये जीरो, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 11 + 16 k +52, 63। 16 k = -63। ये आपका आंसर आ गया। A cask is full of wine. 8 liters is wine. 8 liters wine is drawn and replaced with water. This procedure repeated for three other another times. Now the ratio becomes 16:65. ठीक है। How much wine does the cask hold initially? तो गैस मान लेते हैं इनिशियली कास्ट में एक्स वाइन थी। ठीक है। इनिशियली एक्स वाइन थी, कोई वाटर था नहीं। अब गैस देखो बाद में क्या हो रहा है, जब 4 बार ये चीज हुई, 3 बार नहीं 4 बार हुआ, क्योंकि 3 more times। उसके बाद क्या हुआ? अब वाइन कितनी है इसमें? अब वाइन है 16x/81। वाटर कितना है? 65x/81। अब देखो गाइस, रिप्लेसमेंट वाला केस है, बाहर से वाटर आ रहा है तो किसके लिए काम करेंगे? वाइन के लिए। फॉर्मूला लगेगा, फाइनल वाइन इक्वल टू इनिशियल वाइन 1 - x/v⁴n। ठीक है। फाइनल वाइन कितनी है? इनिशियल वाइन कितना है? 1 - 8/वॉल्यूम x⁴। 4 वहां जाएगा, कितना आ जाएगा?
2/3 इक्वल टू 1 - 8/x। ठीक है, तो 8/x आपका आ गया 1/3, x आ गया 24। अच्छा क्वेश्चन है एलिगेशन मिक्सचर का। ठीक है, तो गैस जब रिप्लेसमेंट होता है सॉरी, उस केस में टोटल वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहता है, चाहे 10 बार कोई काम कर लो। पहले पूरे कास्ट में एक्स था, अभी भी एक्स है, बट वाइन का रेशियो बदल गया। वाइन इतना है, वाटर इतना है, पहले पूरा वाइन था। ठीक है, अब गैस इस तरह क्वेश्चन स्नैप में फर्स्ट स्लॉट में आ चुका है। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2000 थीटा पावर प्लस कॉसेक 2000 थीटा। तो गैस साइन कॉसेक में रिलेशन देखो, अगर साइन आपका एक्स है तो कॉसेक क्या होगा, 1/x। तो सीधे आप क्या बोल सकते हो, x प्लस 1/x आपका 2 है। आपको निकालना क्या है, x की पावर 1000 प्लस इसकी निकालनी वैल्यू। तो गैस ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ध्यान से सॉल्व करो तो क्या है ये, x², ये आपका होता है x = 1। और साथ साथ दिख रहा है x को 1 रखने 1 + 1 2 आएगा, तो बस x = 1 आ गया। 1 रखो यहाँ पे, 1 + 1 2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन स्नैप में आ सकता है आप लोगों के। In how many ways can 8 identical pens be distributed among Amal, Bimal, and Kamal so that Amal get at least 1 pen, Bimal get at least 2, and Kamal get at least 3 pen? आइडेंटिकल डिस्टिंग वाला केस है, जितना बोला जा रहा है उतना दे दो, एटलीस्ट 1 इसको दे दो, 2 दे दो उसको, 3 दे दो उसको, तो इसको बंद दोगे। ये क्या आ गया, अब आपको दे दिया आपने, अब बस यहाँ पे लगा दो नॉन नेगेटिव वाला केस। n+r यहाँ पे r क्या है, 3 है, n आपका 2 है, c r-1, तो ये कितना आ जाएगा, 4c2। दैट इज 6 वेज आ गई आंसर। आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट वाला केस है ना। ये क्या हो रहा है, 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 से लेकर ऐसे जा रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू सम, ये आपको बोला गया। तो कैसे देखो 2 है, ये 5 है, गैप कितने का है, 2 5 8 ऐसे गैप है। ठीक है, 3 3 का गैप है ना ये। तो गैस यहाँ पे देखो लास्ट टर्म बस देख लो क्या होगा। लास्ट टर्म कैसे निकलेगा एपी में, 100 टर्म कैसे निकलेगा, 100 टर्म होता है a + 99b, 2 + 99 टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कितना है, ये आपका है 270 297 299। तो लास्ट टाइम आपका होगा, गैप 3 3 का है। अब गाइस देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, 1/, नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म्स दो दो में हमेशा एक ही एक होता है, 5 5 ऐसा। डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स 1/लेफ्ट मोस्ट टर्म -1/राइट मोस्ट टर्म। ये करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये आएगा 151। तो 151 - 1, ये आ गया 150, ये आपका आ गया 50/302। 2 से काटो, ये आपका आंसर आ गया। तो 1/, रिपीटिंग टर्म दो दो के केस में एक एक रिपीटिंग होता है, इनटू डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स 1/लेफ्ट मोस्ट -1/राइट मोस्ट, ये करना होता है आपको। फाइंड द ऑर्डिनेट, अब इससे का ऑर्डिनेट होते हैं ना, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द इक्वेशन दिस। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, एट x = 0, बस x को 0 कर दो, वाई इंटरसेप्ट आ गया। आ चुका है क्वेश्चन शिफ्ट 2 में, सीधे आप काट देते इसको और से 312 से ही काट देते हैं, ये आपका -3/2 आ गया। ऑर्डिनेट मतलब होता है गाइस वाई इंटरसेप्ट, एबेसिक मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स को 0 करना है, एबेसिक निकालने के लिए
y को 0 करना है। फाइंड द डिजिटल सम ऑफ दिस। डिजिटल सम इज सेम एज फाइंडिंग द रिमाइंडर बाई 100 बाई 9। डिजिटल सम इज सेम एज व्हाट? फाइंडिंग द रिमाइंडर बाई 9। इसका 9 से रिमाइंडर निकालो, कैसे आएगा? 8 क्या है? ये 9 9 है, -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो डिजिटल सम इज 1। तो कभी भी आपको डिजिटल सम निकालना हो, आपको उस नंबर को बस 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। टोटल नंबर ऑफ ways मारुति कैन बी अरेंज्ड सच दैट ए कम्स बिफोर आर एंड आर कम्स बिफोर यू। कभी कोई कंडीशन है ऐसी, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? इस पूरे वर्ड को पहले अरेंज कर लो। क्या वर्ड है? 6 फैक्टोरियल वेज में होगा अरेंज, क्योंकि डिस्टिंक्ट है सब। उसके बाद क्योंकि ए आर यू में आपको एक ही कॉम्बिनेशन निकालना है, वैसे ये 3 तरह से अरेंज होते 3 फैक्टोरियल वेज में, बट आपको इसको एक ही अरेंज करना है बस। ए हमेशा आर के पहले आएगा, आर ऐसे आएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल वेज से। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पूरे अरेंजमेंट में जो आपका रिस्ट्रिक्शन है उसको डिवाइड कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो कहते वो, इसको अगर आप करोगे, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? ठीक है, अब tan 1 इंटू tan 89 कितना होगा? tan एंड कॉट का क्या होता है? tan 1 डिग्री आपका हो जाएगा tan 90 - 89 डिग्री, है ना? दैट इज सेम एज, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा cot 89 डिग्री। तो इसको आप cot 89 लिख सकते हो, और cot इंटू tan 1 होते हैं। तो tan 1 इंटू cot 89 1 होगा, 2 इंटू 88 1 होगा, ऐसे करके। और मिडिल टर्म क्या आएगा? 89 + 1/2। मिडिल टर्म आएगा 45 डिग्री, और tan 45 भी 1 होता है। तो अंदर का पूरा पार्ट आपका 1 आ गया। log 1 कितना होता है? 0। ये आंसर आ गया आपका। समझ रहे हो बात? तो ये आपका आंसर आ गया। बस आपको पेयर देखना है, 89 पेयर्स में 44 पेयर्स आपके ऐसे ही 1 हो रहे हैं, बीच में जो 45 आ रहा है वो भी आपका 1 हो रहा है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कभी आपसे बोलता है इस टाइप का पहले। तो डिस्टिंक्ट टर्म्स आपके होते हैं टोटल नंबर ऑफ फाइंडिंग, सेम एज फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। यहाँ पे एन आपका ये हो जाएगा, आर आपका 4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? n +4 - 1, C4 - 1। ये आपका डिस्टिंक्ट टर्म्स आ गया। मतलब अगर ए बी सी डी से लेकर आर टर्म्स अगर होते इस तरह के, ऊपर एन होता, तो आपको फॉर्मूला आता, नॉन नेगेटिव वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आ सकता है ऐसा। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कोई, ठीक है, ये एम अंदर मान लो, अंदर एम है और बाहर एन है, कोई जीपी सीरीज है 1 + x + x² से x की पावर m, बाहर एन है, तो उस केस में आपका आंसर आता है n × n + 1। ये आपका आंसर हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर आएगा ये, इस केस में ऐसे आंसर आएगा। सो गाइस, ये 50 क्वेश्चंस का वीडियो आई गेस था। ठीक है, और आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी अच्छा रिवीजन हो गया होगा इससे। ठीक है, बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना, बिकॉज काफ़ी लोग की हेल्प हो जाएगी, एंड ये वीडियो बाकी नॉन टेक एग्जाम में भी हेल्प करेगा। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, बाकी किसी को मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है तो 10 मॉक्स के बैग 450 रुपीज़ का आप चेकआउट कर सकते हो। अगर 20th को एग्जाम है तभी लेना, वरना मत देना, क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।